मेरी मदर इन लॉ को पेसमेकर लगा, यहीं लगा। और जब उनके नी जॉइंट्स की जब ज़रूरत पड़ी मेरी मदर इन लॉ को, तो मैंने कहा यहाँ नहीं कराएंगे, इसलिए कि मेरी वेटिंग लिस्ट 1.5 साल की थी। तो मैंने उनको कहा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि मैं जंप नहीं करूँगा इसको। तो इंडस की मैं चाहता हूँ कि क्विक एक आप हमें जर्नी बता दें अपना, शुरू से लेकर यहाँ तक। ये तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब हम सब वहाँ खड़े हुए थे अपने साथियों के साथ, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, जब आप कैनुला डालते हैं तो उसमें से 1-2 ड्रॉप ब्लड के गिरते हैं। तो जब उसने कैनुला डाला तो 2 ड्रॉप ब्लड के गिर गए ज़मीन के ऊपर। तो मैंने एक स्वैब उठाया और मैंने उसको साफ कर दिया। दूसरे दिन फिर ऑपरेशन हुआ, फिर यही हुआ। मैं स्वैब उठाया मैंने तो उससे पहले 4 हाथ नीचे पहुंच गए थे। तो एक्सीलेंस के ऊपर जब बहुत ऐसा स्टेज हो गया कि अब आदमी जिच आ जाते थे कि यार अभी तक मुझे इसका कोई वो समझ में नहीं आ रहा। जो मैं बात करता हूँ कि नहीं ऐसे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो रात को मैं सोचते सोचते जिच हो के आखिर वो तंग आके रहा, मैं कहता बस छोड़ो सो जाऊँ। तो सुबह मैं उठा और अपने फजर के बाद मैंने वही जो मैं एक रुकू पढ़ता था, तो जब मैंने वो खोला तो पहला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ये पहली आयत आ गई कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो मैं भी आके यही कहा करता था कि आज हमने इतने ब्लड पैसे जमा किए, इतने ब्लड जमा हो गए और ये हो गया और वो हो गया, सुनते थे और खुश होते थे। लेकिन हर कन्वर्सेशन की एक जो एंड होता था ना, तो वालिद साहब कहा करते थे कि मियाँ ख्याल रखना कि मैं ना आए। और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड निकाला, रिपोर्ट कार्ड निकाली और मुझे बोला कि तुम अगस्त में तुम्हारा टेस्ट, मंथली टेस्ट में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 95% थी। सितंबर में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 92% थी। अक्टूबर में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 89% थी। नवंबर में तुम फर्स्ट नहीं आओगे और परसेंटेज क्या होगी मुझे कुछ नहीं पता। और थैंक्स टू सोशल मीडिया मैंने उनको ढूंढा कहीं 50 साल बाद। वो फ्लोरिडा में कहीं थी, उनका टेलीफोन नंबर कहीं से मिला, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा मैम मैं बारी बात कर रहा हूँ। उसके 6 माह बाद आई, पाकिस्तान आई, तो उन्होंने कहा मैं आ रहे हैं। तो मैंने हॉस्पिटल बुलाया उनको, तो मैं बाहर निकला उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो जब वो आ रही थी दूर से मैंने देखा कि उनके चेहरे पे एक चमक थी, आंखें में आंसू थे, दबदबाई भी सी थी। वो मेरे नज़दीक आई, उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे कहा कि बारी यू मेड मी प्राउड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्पैक्ट कास्ट के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें सिर्फ ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं जिनके साथ कोई पर्सनल इंटरेक्शन रहा हो या हम उनके काम को जानते हों। तो आज जिस गेस्ट को मैंने इनवाइट किया है वो है अब्दुल बारी खान साहब। और इंडस हॉस्पिटल के साथ मेरी 2 पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। एक मेरे वालिदैन का इलाज यहाँ हुआ, मेरे वालिद की एंजियोप्लास्टी हुई, और एक मेरी बेटी का बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फाइनली इंडस में आकर ही जो है ना वो ट्रीट हुई। तो वो स्टोरी भी मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को हम वेलकम करें। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी सारी हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं और मुख्तलिफ पॉडकास्ट में भी। तो इंडस की मैं चाहता हूँ कि क्विक एक आप हमें जर्नी बता दें अपना, शुरू से लेकर यहाँ तक का। और फिर इस बार आज के पॉडकास्ट में हम कुछ डिफरेंट सवाल रखेंगे कि लोग किस तरीके से इंडस जैसे मल्टीपल इदारे अगर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे काम कर सकें। और इंडस को भी हम समराइज़ कर लेते हैं ताकि जिनको तफसील देखनी हो दूसरे पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, वरना आज के पॉडकास्ट में उनको एक अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट इंडस इज़ डूइंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बेसिकली जो है इंडस का ख्वाब 1987 में देखा गया, और वो भी एक हादसा हुआ था कराची में। पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पूरी बाज़ार के अंदर, जिसमें कोई 75 लोग शहीद हुए थे और 450-500 लोग ज़ख्मी थे। मैं उस साल ग्रेजुएट हुआ था 86 में, और मैं हाउस जॉब कर रहा था। और जैसे ही इमरजेंसी आना शुरू हुई तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसके साथ ज़ख्मी भी आ रहे थे। बेड हमने जब भर गए तो उस ज़माने की इमरजेंसी बहुत बुरे हालात की थी, तो जब बेड भर गए तो फिर हमने फ़र्श पे ट्रीट किया। लेकिन उसके बाद एक अच्छी बड़ी चीज़ नज़र आई कि इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे।
और बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में कैश लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दवाइयों की, एंटीबायोटिक्स की, ड्रिप्स की। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीब कौम है, क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम कोई भी नहीं है, जिसका हम सब ने तजुर्बा किया हुआ है, चाहे 2005 का ज़लज़ला या सैलाब या कोविड या अभी जो सैलाब आया, जो जिस तरह ये रिएक्ट करती है। सब निकल आते हैं अपने घरों से, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और जो जहाज़ों की लाइन लग जाती है। तो जब हम इस क्राइसिस से निकले तो हमने कहा इसको नया बनाते हैं, और नया बनाने के लिए फिर हमने एक यहाँ पर कराची में एक मशहूर आर्किटेक्ट अर्शद शाहिद अब्दुल्ला से हमने एक 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बनवाया, और फिर उसका बजट बना कोई 36 लाख रुपए, और पैसे जमा करने शुरू किए। और पहली दफ़ा हम स्कूल के बच्चों के पास गए और उनको हमने मनी बॉक्सेस दिए, और 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए, और 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता था, ये 40 बोरियां थी। तो जब इस दौरान जो है ना PWD ने हमें बहुत तंग किया था, बहुत रोड़े अटकाए हमारे लिए। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब हम सब वहाँ खड़े हुए थे अपने साथियों के साथ, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ख्वाब 1987 में देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। इंडस की बुनियाद जो है ना यकीन के ऊपर थी, और यकीन यहाँ से थी कि अल्लाह करेगा। और बस उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ लोग यही कहा करते थे कि बनेगा नहीं, बन गया तो चलेगा नहीं। और किसी ने 1 महीना, 6 महीना, साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 साल से ज़्यादा हो चुका है। एक अस्पताल जो 150 बेड से शुरू हुआ था कराची में, अब कोई 13 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में, और प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स 105 से ज़्यादा हैं। फिर पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं 51 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। मलेरिया कंट्रोल के हमारे कोई 3,500 यूनिट्स चल रहे हैं KP के, बलूचिस्तान और 6 सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और ब्लड सेंटर्स हैं, फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माहाना कोई 5 लाख मरीज़ इस पूरे नेटवर्क में ट्रीट होते हैं। एक ख़ास बात इस हॉस्पिटल की ये थी कि पेपरलेस और कैशलेस, कोई कैश काउंटर नहीं है। तमाम कोई भी आए इनडिस्क्रिमिनेट है, किसी मज़हब से हो, किसी उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन हो, जैसा भी हो, लेकिन लाइन से आएगा और उसका इलाज होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात जो मैंने जैसे शुरू में बताया कि मेरे वालिद का और बच्ची का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व की फर्स्ट टाइम जब मैं आया था वालिद साहब के लिए, कि कोई कैश काउंटर नहीं था। और एक बात हमने सुनी भी थी आपके बारे में कि 90% आपके ख़्याल में गालिबन के लोग हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर 10% अफोर्ड कर भी सकते हैं तो आप उन 90% को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, ऐसी कोई बात है? हाँ, बस लोगों ने कहा था कि जी ये जो है कि आप कोई पर्ची का सिस्टम ले लें, कोई थोड़े पैसे तो लें, कुछ लोग ऐसे ले लें जो कि फिर पे कर सकते हैं, उनसे पे कर लें। मैंने मुख्तलिफ मॉडल को स्टडी किया और मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया, लोगों की गलतियों से सीखा। एक चीज़ तो ये कि हमने इसको शख्सियत के ऊपर नहीं डाला कि कोई एक शख्सियत से के नाम से ये जो मंसूब हो, और वही चीज़, उसको एक इदारा बनाया जो कि हमारे जाने के बाद भी चलता रहे। दूसरा हमने ये कहा कि जी हम इसको, क्योंकि हम कर क्यों रहे हैं, पहले तो मकसद क्यों था। क्यों तो ये था कि जो बेसिक मकसद था कि अल्लाह ताला को राज़ी करना था, और दूसरा जो मकसद ये था, और राज़ी करने का जो हमारे पास जो ज़रिया था, बहुत तरीके हो सकते हैं कि उसमें ज़रिया यही था कि हमने मिज़री को देखा था, गुर्बत को देखा था, गरीब मरीज़ों को देखा था कि किस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ट्रेंड हुए थे कि वहाँ पर क्या हालात होते थे, और हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था। तो उनकी चीज़ों को देखते हुए हमने गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाना है, फिर और क्वालिटी का बनाना है, और क्वालिटी का बेंचमार्क ये रखा जहाँ हम अपना इलाज कराएं। तो जब ये हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा, तो मैंने कहा देखें फिर ये होता ये है कि ये ऐसे जो हॉस्पिटल जो रॉबिन हुड मॉडल पे चलते हैं कि जी जो पे कर सकता है उससे ले लें, और नहीं कह सकता तो उसको आप सब्सिडाइज़ करें या फ्री कर दें, जो मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई पैसे की तंगी आती है ना, तो सबसे पैसे जो कट लगता है ना, वो गरीब पे लगता है, जिसको फ्री करना होता है, जिसको सब्सिडी देनी होती है। जो पैसे वाला आ रहा होता है उसको लेता है। फिर एक जनरेशन के बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाता है। तो हमने कहा नहीं, हम ये बनाएंगे। और क्योंकि देखें यकीन किसके पर था, जिस ज़ात पे यकीन था, तो उसके लिए तो कोई चीज़ की कमी नहीं है ना। अगर मैं अपने बाजू पे, अपने बलबूते पे कहता कि जी हम सब लोग मिल के कर लेंगे, तब तो ये अंदेशा होता कि ये शायद ना चल सके। जब वो चीज़ नहीं थी, जो हम कर नहीं रहे, जो ज़ात करती है उसके पास कोई
वक्त की कमी नहीं है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसने तो सिर्फ कहना कुन फयकून, और जहाँ हम उस हादसे से निकले अल्लाह मियाँ किसी और को खड़ा कर देगा कि आप लेके आगे चलो। जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, विज़न की या ख्वाब की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, और लोगों के बहुत नेक नियति से उनके बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए एक रिगरस मेहनत की या एफ़र्ट की ज़रूरत होती है। जैसे माशाल्लाह अगर आप 80 यानी काम तो आप उससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन 87 में आपने ख्वाब देखा और अभी तक, तो एक ज़बरदस्त किस्म की एफ़र्ट है। मैं चाहूँगा आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि अमूमन बात को लोग एक तरफ ले जाते हैं, या तो वो समझते हैं कि सिर्फ ख्वाब होना ज़रूरी है या सिर्फ अल्लाह पर एतमाद होना ज़रूरी है, और वो शायद उतनी एफ़र्ट हम लोग पुट इन नहीं कर पाते, जो मैंने अपने साथ भी देखा और अमूमन अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा, कंसल्टिंग में भी ये बात ऑब्ज़र्व की कि हम बाज़ औक़ात बहुत अच्छा टारगेट सेट कर लेते हैं, हम अल्लाह को भी साथ लेते हैं, दुआएँ करते हैं, लेकिन हम शायद वो एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे होते उतनी कंसिस्टेंट। तो उसकी क्या अहमियत है? देखिए, सबसे पहले विजन की बात हो या मिशन की बात हो, उसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है। और ये जो ऐसे नहीं हो सकता कि जी मैंने कल ख्वाब देखा और मैं उसके ऊपर, जैसे अमूमन होता है जो कि जो ख्वाब देख ले कि मैं ये करूँगा जी, और फिर मैं उसके लिए जो है ना, और अल्लाह पे भी यकीन है, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का वो, लेकिन हमें पता है कि हम किस क्वालिटी के मुसलमान हैं, ये भी अंदाज़ा है हमें। तो जब तक इस प्रोसेस के अंदर नहीं जाना, उसको प्रोसेस, इसका एक प्रोसेस है, और इसकी जो है ना, आप ये खुद ख्वाब देख लें और बड़े बड़े ख्वाब देख लें और कहें कि मैं इसको पालूँगा, नहीं हो सकता। उसकी आपकी इसकी मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। जब आप मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं या विजन स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका एक प्रोसेस है, वो आप एक साइकिल से गुजरते हैं, और उसके लिए आपको मेंटरशिप चाहिए होती है, और किसी ऐसे आदमी से चाहिए होती है जिसने ये चीज़ें की भी हों या उसको इसका अंदाज़ा हो। और ये प्रोसेस एक सफ़े का मिशन लिखने के लिए ये ऐसे नहीं है कि मैं सोचा और 4 लफ्ज़ लिखे और मैं उसके बाद में उसको छाप दिया और उसके बाद शुरू हो गया। मुझे जो हर लफ्ज़ लिख रहा हूँ उसका मुझे मतलब पता होना चाहिए, उसकी इम्प्लिकेशन पता होनी चाहिए, और तो उसमें हम एक प्रोसेस से गुज़रे थे, विजनिंग एक्सरसाइज से गुज़रे थे, और जो सुलेमान अहमद साहब जो थे उनके साथ मेरे ये हुआ था, और उसके लिए हमने कोई 3-4 महीने लगाए थे, और उसका पूरा डिफ़ाइन हुआ था, और उसके लिए फिर हमने लोगों से बात भी की थी, और हर लफ्ज़ के ऊपर जब एक डॉक्यूमेंट बन गया, एक ड्राफ्ट बन गया, और इस ड्राफ्ट के बाद उसमें आपने हर लफ्ज़ के ऊपर उसके मायने पूछे गए, उसके क्या अब से इससे आपका क्या मतलब है, ऐसे क्या मतलब है, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं, मैं क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी लेके आए, जब क्लैरिटी हुई तो फिर उस लफ्ज़ को उसके हिस्से में हिस्सा बनाया गया। और इस क्लैरिटी लेने के लिए आपको सिर्फ अपने आप से नहीं पूछना, किताबों से नहीं पढ़ना होता, या किसी भी किताब से नहीं ले सकते, बस आपको लोगों से बात करनी होती है, और मुख्तलिफ स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन के साथ बात करनी पड़ती है। आपको दुनियावी लोगों से भी बात करनी पड़ती है, आपको दीनी लोगों से भी बात करनी पड़ती है, आपको उन लोगों से भी बात करनी पड़ती है जिन्होंने इसको एक्सरसाइज किया और वो इसमें कामयाब रहे हैं। तो आप लोगों की उनकी चीज़ों को समझते हैं कि उसने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। करना तो सब कुछ है कि जैसे हमारे एज ए सर्जन हूँ, मैं कार्डियक सर्जन हूँ, तो और सर्जन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कब ऑपरेशन नहीं करना। करना तो बड़ा आसान है कि जी इसको ये है, ये कर लो, लेकिन उसके चारों तरफ देखते हुए ये सोचना कि जी ये इसका ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ये नहीं आएगा जो हमारा मकसद है, और मरीज़ को ठीक नहीं होना। आप फिर उसके साथ बात करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं। तो इसी तरीके से क्या नहीं करना और क्या करना है, उसका एक रूट बनता है, और उसके साथ फिर उसके लेके चलते हैं, और फिर आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं और उसको अलाइनमेंट लेके आते हैं। अगर वो आपके साथ अलाइन नहीं है तो आप उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाते। सही, ठीक। डॉक्टर साहब, ये तो एक ज़बरदस्त तरीके से विजन ड्राफ्ट करने की बात हो गई। अच्छा, अब ये लेट्स से 6 महीने में किसी ने कर भी लिया, अब आपका तो सफ़र चल रहा है 1987 से अब तक कोई 10-20 मतलब 30-40 साल ना। इस दरमियान तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा ना कि कोई मुश्किल आई होगी और बंदा कहेगा बस यार अब गिव अप करें, तो वो क्या चीज़ थी जिसने उसको कंटिन्यू रखा इस प्रोसेस को? देखिए, एक तो ये है कि मेरी 1987 तो मैं सिर्फ इंडस की बात कर रहा हूँ, मैं ये काम मैं 1979 से कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। और इसके पीछे भी बैकग्राउंड है, क्योंकि आपका फैमिली का बैकग्राउंड होता है, आपके असातिज़ा का रोल होता है, उन सब की चीज़ें आती हैं, और फिर उसके बाद आप उस वक्त फिर स्टूडेंट लाइफ में आपने क्या किया, और आपने सारा वक्त पढ़ाई में गुजार दिया
या पढ़ाई में गुजार दिया और हल्ला गुल्ला में गुजार दिया, या सिर्फ हल्ला गुल्ला में गुजार दिया, तो उसके रिज़ल्ट डिफरेंट होते हैं। तो और अगर आप किसी एक मकसद के लिए किसी इस इदारे के साथ जुड़ते हैं जिसके साथ आप समझते हैं कि जो कि कोई विजनरी काम कर रहा है, तो फिर आपकी एक ग्रूमिंग हो रही होती है। तो वहाँ से ग्रूमिंग होती है, तो फिर आप एक लेवल पहुँचते हैं, फिर उसको आप आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर हमने पूरा ये इस प्रोसेस से गुजरे। जैसे जब आज जो कुछ है, मुझे उस इदारे का जो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो डार मेडिकल कॉलेज में थी एज ए स्टूडेंट बॉडी, उसने मुझे तैयार करने में बहुत मदद की। मैं लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों से नेगोशिएट कैसे करना है। तो आप जब वो जैसे बच्चा जो है ना, जब पैदा होता है तो बच्चा फिर चलना सीखता है, लोगों की बात सुनता है, उससे सीखता है, सुनता है, उसका जवाब देता है। तो इसी तरीके से आप जब एक स्टूडेंट लाइफ में आप एक जो है ना टीन एज के अंदर आप एक ऐसे माहौल में खड़े हों जहाँ पर ये सारी चीज़ें विजनरी काम हो रहा हो, और तो वो उसकी आपकी ग्रूमिंग हो रही थी उसके साथ। आज मैं किसी से नेगोशिएट करता हूँ तो एक डिफरेंट तरीके से करता हूँ। अगर मैं सिर्फ पढ़ रहा होता और एक डॉक्टर बन जाता तो ये मेरे पास क्वालिटीज़ ना होती। सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात कही कि आप हजरात ने इंडस को पर्सन डिपेंडेंट नहीं रखा। अच्छा, ये जो बैलेंस है एक सिस्टम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में और पीपल, सिस्टम और पीपल का जो बैलेंस है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सब चीज़ें ऑटोमेट कर देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। इंसान तो चाहिए आपको ना, और वो इंसान की विल पावर चाहिए उस काम के लिए, और अगर सिर्फ इंसानों पर डिपेंडेंट रहेगा तो भी एक मसला है। तो इसका बैलेंस कैसे आपने क्रिएट किया? जैसे अभी भी मैं खुद, जैसे अभी बच्ची के सिलसिले में भी जब इंडस आना होता था तो मैं देखता था कि सिस्टम्स भी हैं लेकिन साथ आपके वॉलंटियर्स भी हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है। और फिर जब वो लोग सीख लेते हैं फिर जाहिर सी बात है वो उनकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। तो एक बड़ा काम अगर किसी को करना है तो उसमें जाहिर सी बात है सिस्टम की इम्पोर्टेंस है, लेकिन लोगों को कैसे डेवलप करना है अपने साथ? देखें, बात यह है कि सिस्टम्स डेफिनेटली, और सिस्टम्स तो किताबों से लेकर रख दें, आप बना दें, लगा दें, कोई वो चलेगा नहीं, चलने मतलब उसने चल। और आप किसी एक एक्सट्रीम पे नहीं जाते कि जो सिस्टम्स हैं कि सिस्टम ही चलेगा या सिर्फ पर्सनल डिपेंडेंट होगा, वो नहीं हो सकता है। आप सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बनाने के लिए आपको खुद भी अपनी टीम को सिखाना पड़ता है और फिर उसके बाद लोगों को सिखाना पड़ता है। देखें, हमारा जो मॉडल है, देखिए मैं अभी जब शुरू किया तो लोगों के अंदर ये एहसास लेके आना, पहले तो यही सवाल है। शुरू में जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने कहा यार फ्री हॉस्पिटल होगा, ठग जो है ना एकदम रश लग जाएगा, और लेकिन और हमने बनाई भी एक ऐसी चीज़ थी तो मरीज़ नहीं आ रहे, मतलब कम ही आ रहे हैं। जैसे होता है कि कल फ्री चीज़ मिल रही है तो आप देखते हैं कैसे रश लग जाता है, गाड़ी खड़ी हो बाहर तो देखे लाइन लग जाती है और रोड ब्लॉक हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम सोचते रहे कि ऐसी क्या बात है, कि क्या मसला है। तो अंदाज़ा ये हुआ कि लोगों को, कि वो लोग यहाँ से गुजरते तो बाहर से देखते कहते यार बहुत महंगा अस्पताल होगा, तो यहाँ घुस गया तो हमारी तो सब कुछ लुट जाएगा। फिर हमने इसको प्रोपेगेट करना शुरू किया। फिर मरीज़ जब आए ना, उन्होंने फिर आगे बढ़ा बात करना शुरू की। फिर एक दफ़ा जब इसकी बात बन गई, थोड़ी सा एक मॉडल बन गया, तो उसके अंदर लोगों के अंदर ये एहसास हुआ कि ये वाकई एक ऐसी चीज़ है। और सब चीज़ें जो है ना, देखें, बड़ी आपका जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जो ज़िंदगी को देखें, उसमें कोई चीज़ जो है ना, कुरान था, हदीसें भी थी, लेकिन जो चीज़ें हुई थी ना, हर चीज़ करके दिखाई। रोल मॉडलिंग जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारी चीज़, मतलब हर तरीके से ज़िंदगी का हर पहलू के ज़ाहिरन और पोशीदा चीज़ों को भी इस तरीके से किया गया कि जो लोगों को पता लगा, और उसमें आपके लोगों ने ही काम अदा किया। बहुत सारे औरतों के मसाइल अज़वाजा मुहतरात ने उनको आगे लेके गए, ठीक है ना। इसी तरीके से जो सारे, तो रोल मॉडलिंग के बगैर नहीं हो सकता। और आप जो चाहें, देखें, जिस घर में नमाज ना हो और वो माँ बाप चाहें कि मेरा बच्चा नमाजी हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिस घर में नमाज होती है ना, भाई बच्चा 1.5 साल का नहीं होता, आप देखते हैं कि वो आपको कॉपी कर रहा होता है, कुछ ना कुछ अपने तरीके से, जो तरीका होता है, और उसको आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ थी कि अक्सर हम बेनिफिशरी रहे हैं अक्सर वेलफेयर हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भी। तो उमूमन जब बात आती है वेलफेयर की तो ये होता है कि भाई इलाज हो जाए तो बड़ी बात है ना, यानी एक पार लेवल पे बस सर्विस डिलीवर होती है।
लेकिन इंडस में जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा बेटी के साथ, कि इवन वो 3 साल की बच्ची के MRI से पहले भी फिटनेस डॉक्टर ने चेक किया कि इसको बेहोश करना चाहिए या नहीं, जबकि कराची के बहुत बड़े हॉस्पिटल में उससे पहले उसकी एक बायोप्सी हुई थी जहाँ कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था। तो और वालिद वाले मामले में भी और बेटी वाले में मैंने देखा कि हर लेयर पे जो है ना वो प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, जो कि एक वेलफेयर हॉस्पिटल है ना। तो ये वाला जो एसेंस है, ये मतलब आपने मतलब एक बंदा कह सकता है ना यार, कॉस्ट भी सेव होगी ना, कि अगर मैं इतने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करूँगा तो मैं ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर जाऊँगा। लेकिन इंडस में हमें ये नज़र नहीं आता ना, हमें नज़र आता है सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। इवन आपकी बिल्डिंग भी जो है वो सिंगापुरियन डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन की है। सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने और एक्सीलेंस ड्रिवन काम करना है, चाहे वो वेलफेयर ही क्यों ना हो, और हम क्यों उस कॉस्ट को कम करके मासेस की तरफ जाने का नहीं सोचते? देखिए, इसको भी मैं लिंक करता हूँ अपने विजन के साथ। ठीक है। जब हमने अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल के हालात देखे थे, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम थे ना, ठीक बिल्कुल, है। कि जिसको मतलब उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल के लिए आप सोच नहीं सकते थे, कि मैं उसको बयान भी नहीं करता कि ज़्यादा उसके ठीक है। ऊपर। लेकिन जो हॉस्पिटल, तो मैं विजन के स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा था कि जी जो होगा एक्सीलेंस ड्रिवन, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्वालिटी का एक लफ्ज़ था, एक्सीलेंस है। तो एक्सीलेंस पे बहुत बहुत बहस हुई, बहुत बात हुई। मुझसे सवाल पूछे कि आप क्या समझते हैं एक्सीलेंस से? मैंने कहा जी मेरा मतलब ये हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या होगा, ये क्या होगा। तो उसके ऊपर फिर जो है ना, वो जो है ना बहुत ही बहस मुबाहिसा होता रहा कि जी, और वो उस पे सबसे ज़्यादा टाइम मुझे उस लफ्ज़ को के मीनिंग को समझने के लिए और उसके ऊपर करा। तो बहुत सारे लोगों से बात की, तो हर एक डेफिनेशन देता है कोई कि जी अपने जो महदूद वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए जो बेस्ट कर सकते हैं वो एक्सेलेंस है, ठीक है ना। तो हमने जब अल्लाह को सामने ले आए तो वसाइल की कोई हद नहीं थी। ये तो हमें क्लैरिटी हो गई कि वसाइल की हद नहीं है। अगर ऐसा देखें किसी का विजन हो नहीं सकता, लेकिन विजन के लिए, मिशन के लिए दो चीज़ें हैं, प्री रिक्विजिट हैं, कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है ना। क्योंकि किसी की ज़िंदगी में उसका मिशन पूरा, विजन पूरा नहीं होता है। एक राह बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है, और उसकी एक आखिर तक का रास्ता डिफाइन होता है, वो आप चले जाएंगे किसी वक्त भी। आज से 5-10 साल पहले भी जा सकता था। जब वक्त लिखा है उस पर चले जाएंगे, लेकिन लोग जो आपके साथ चल रहे हैं वो उसको लेके आगे चले जाएंगे। तो एक्सीलेंस के ऊपर जब बहुत ऐसा स्टेज हो गया कि अब आदमी ज़िच आ जाते थे कि यार अभी तक मुझे इसका कोई वो समझ में नहीं आ रहा, जो मैं बात करता हूँ कि नहीं ऐसे, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो इसी परेशानी में मैं एक रात को मैं सोचते सोचते, और उसी ज़माने में मैंने जो है ना कुरान की तफसीर शुरू की हुई थी, उससे 1 महीने पहले के अंदर हमारा तक ये मुफ्ती शफ़ी साहब की जो मारिफुल कुरान वो शुरू की थी। तो रात को मैं सोचते सोचते ज़िच हो के आखिर वो तंग आ के मैं कहता बस छोड़ो, सो जाओ। तो सुबह मैं उठा और अपने फजर के बाद मैंने वही जो मैं एक रुकू पढ़ता था, तो जब मैंने वो खोला तो पहला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ये पहली आयत आ गई कि अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद करता है। और एहसान उनके उसमें जो एक्सप्लेनेशन थी, जो तफसीर के अंदर था कि हमारे उर्दू में एहसान का मतलब एक डिफरेंट नरेशन है कि आपने किसी के ऊपर कोई वो किया तो वो एक एहसान हो गया, वो सारी चीज़ें। लेकिन अरबी में ये एहसान एहसन की जमा है, ठीक है ना। तो उसकी एक्सप्लेनेशन पे जो उन्होंने डाला कि जब आप एक्सेलेंस की हद जो है ना मामलात हैं और इबादत हैं, तो इबादत की एक्सेलेंस ये है, हाइट ऑफ एक्सेलेंस ये है कि जब आप नमाज़ पढ़े तो ऐसे पढ़े जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं, नहीं तो कम से कम ऐसा हो कि अल्लाह आपको देख रहा हो, ये फीलिंग आपके अंदर होती है। तो ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सेलेंस आ गई मेरे पास। जो इबादत की, जो मामलात की है, मामलात में ये है कि जी जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरा इलाज जो है ना क्लीवलैंड में हो, मेरा इलाज जो है ना क्रॉमवेल में हो,
और मेरा इलाज जो है ना, जो दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में हो, लेकिन मैं एक अस्पताल ऐसा बनाऊं जहां पर मैं खुद अपना इलाज ना कराऊं, तो ये तो एक्सीलेंस नहीं हुई। तो हमने कहा हमें ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे और क्वालिटी का मेयार ये रखेंगे कि जहां हम अपना इलाज करा सकें। और उस पर हमने अमल किया इसके ऊपर कि जी, जैसे ये सिर्फ एक नारा नहीं था, मेरे जो एनेस्थीसिया के चीफ थे और वो अमेरिकन सिटीज़न थे, वो दुनिया में कहीं पर भी ऑपरेशन अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बाईपास की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने कहा यहीं कराऊंगा, और यही ही हुआ। उसी आईसीयू में रहे, उसी जनरल वार्ड में रहे। मेरे मेडिकल डायरेक्टर के वालिद साहब की सर्जरी हुई, यहीं हुई। मेरी मदर इन लॉ को पेसमेकर लगा, यहीं लगा। और जब उनके नी जॉइंट्स की जब ज़रूरत पड़ी मेरी मदर इन लॉ को, तो मैंने कहा यहाँ नहीं कराएंगे, इसलिए कि मेरी वेटिंग लिस्ट 1.5 साल की थी। तो मैंने उनको कहा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि मैं जंप नहीं करूँगा इसको। तो उनका हमने बाहर कराया, लेकिन जब यहाँ भी कराया तो उसके पैसे दिए हमने, जो खर्चा हुआ था वो हमने एज ए डोनेशन दे दिया यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपकी इसी बात से मुझे 2 बातें याद आई, और काफ़ी लोगों ने ये कोशिश की मेरे सामने, लेकिन ये हो नहीं सका। एक तो यहाँ पे जो है ना वो जंप नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, और अब तो बिल्कुल ही ऑटोमेट हो गया सिस्टम। और दूसरा ये है कि आप किसी से पैसे मांगते नहीं हैं, लेकिन ये है कि अगर किसी को डोनेट करना है तो अकाउंट अवेलेबल है। ये 2 ऑप्शन है। तो ये जो क्यू वाला सिस्टम है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर लोग इसको नेकी समझते हैं कि किसी जानने वाले को हमने क्यू में आगे कर दिया तो पता चले हमने 10 लोगों का हक भी मार लिया, और हमें लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी हमने नेकी कर ली। तो जेनेरिकली इस पे जो दीगर इदारों में जगहों पे ये लोग करते हैं, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी ये डालिएगा। इंसानों का मिजाज है, ठीक है। कई दुनिया में कहीं भी होगा ना, उसको मिजाज है, उसको जल्दी चाहिए होता है। और बात देखिए, मैं भी, जिसकी औलाद होती है या जिसका कोई प्यारा होता है, वो कहते हैं बस अभी, चाहे छोटी सी भी चीज़ हो ना, तो वो कहते हैं यार बस अभी हो, थोड़ा सा भी खून निकले, इसको अभी होना चाहिए। हमारे लिए जो डॉक्टर रोज़ कर रहे होते हैं, उनका एक कैटेगरी सिस्टम होता है, एक उसकी जो है ना, हम उसकी सिवियरिटी के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग करते हैं ना। तो उस हिसाब से मेरे पास चेस्ट पेन आ रहा होगा तो उसको मैंने पहले देखना है उसके इसी तरीके से, और जो इमरजेंसी है उसको इमरजेंसी के ऊपर होगा, और वो भी उस सूरत में होगा कि मेरे बेड अवेलेबल है। बहुत सारे मरीज़ मेरे यहाँ से रेफ़र आउट होते हैं, ये हमारी शिकायत है, लोग बहुत कहते हैं कि जी है, लेकिन जब मेरे पास मरीज़ लेटा हुआ है तो लोग, अब उसका तरीका क्या है, और मुझे पता है ये होगा, और ऐसे ऐसे लोग करेंगे। और बहुत सारे मेरे पर कुछ डोनर्स भी होते हैं, वो कहते हैं, और कुछ ऐसे थे, बहुत लोग समझ जाते हैं, बहुत नहीं करेंगे, फिर हम आपको डोनेशन नहीं देते। मैंने कहा देखें, आप इस मकसद के लिए नहीं दे रहे, किसी गरीब के लिए। देखें, इसको मैं चलाना बहुत आसान था। बहुत सारी कोई भी कंपनी को मैं पकड़ लें तो वो कहते हैं जी हमारे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वालदैन है इतने सारे, आप उनको करें और हमसे पैसे ले लें। कहा भी किसी ने, तो मैंने कहा देखिए, फिर वो आदमी जो फुटपाथ पे रेड़ा लेके चल रहा है, उसका क्या कसूर है? आप तो कहीं भी करवा देंगे, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा देंगे, तो वो करेंगे। और फिर, और ये रोज़ होता है, मतलब आपने कहा, और हम रोज़ चाहते हैं, मैं भी किसी कोई अपना काम कराना चाहूँगा तो किसी से बात करूँगा, यार जल्दी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये हमारा ये इंसानी फितरत है, अल्लाह ताला ने ये ख़मीर में डाला हुआ है। तो और उसको न करने के लिए ही अल्लाह ताला ने जो है ना, उसका अगर आपने किया तो आपको सवाब भी मिलना है आपके ऊपर, तो कोई पकड़ होगी, और अगर आपने अमल किया तो आपके ऊपर उसका वो मिलेगा, आपको जज़ा मिलेगी। तो होता है। अब तरीका ये होता है, मैं किसी से ये कहता हूँ, मैंने कहा देखें, अगर आप आईसीयू में जगह नहीं है, अब मैं एक मरीज़ ले रहा, आप कहते हैं तो मैं उसको निकाल के आपका मरीज़ लिटा देता हूँ, तो उसके बाद तो कोई ये नहीं कहता कि ठीक है आप ऐसा कर लें। तो ये है, एक चैलेंज है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आपकी एक चीज़ डेवलप हो जाती है तो फिर लोग भी फिर समझते हैं कि यहाँ पर कहना फजूल है किसी को। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। यानी वालदैन का ये था कि वो मंडे के दिन उनका चेकअप हुआ, लेकिन वाकई में क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो वेंसडे को, यानी पीर को चेकअप हुआ, और बुध के दिन वालदा को टाइम मिला एंजियोप्लास्टी का, और जो उसी हफ्ते में जुम्मे को वालिद को मिला। और बच्ची के केस में हमें तो लगे 6 महीने ना, क्योंकि वो बच्ची का केस सिवियर नहीं था इतना, तो वो MRI में भी हमें वही जो क्यों है। तो मैं इसका खुद गवाह हूँ, जो बात आपने कही कि जब इमरजेंसी होती है तो वो खुद ही डॉक्टर्स की सिवियरिटी को देख के केस को देखें। उसमें ऐसा भी होता है ना कि जैसे हमारे पास कोई चेस्ट पेन के साथ आया,
और वहाँ पर क्योंकि हमारी अभी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी उस वक्त, जब मैं कह रहा था कि जी को 24 घंटे किसी को भी चेस्ट पेन आ रहा हम उसकी एंजियोप्लास्टी की, उस वक्त नहीं होता था, सुबह 9 से 5 होता था। और हमारे पास कुछ डॉक्टर्स बाहर से भी आते थे जो वॉलंटियर करते थे यूएस से, तो वो आए हुए थे, तो सुबह आते पहुँचते थे और फिर सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच गए, उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो मुझे याद है एक दिन वो कर रहे थे तो नीचे इमरजेंसी की कॉल आई कि एक यंग बच्चे लड़का मर्द आया है और उसको सीवियर चेस्ट पेन है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो फ़ौरन जो है ना वो उसी वक्त मरीज़ निकला था, उन्होंने कहा फ़ौरन इसको भेजो, और फ़ौरन वो ऊपर पहुंचा और उसके बाद उसकी एंजियोप्लास्टी हो गई और शाम को वो घर चला गया। ये उसकी किस्मत थी कि वो उस वक्त में आ गया। तो अल्लाह ताला ने एक उसके लिए पूरा एक निज़ाम बना दिया और उसका हो गया। अगर यही मरीज़ रात को 7-8 बजे आता तो फिर हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं, एंजियोप्लास्टी ना होती, या हम उसको मूव नहीं कर सकते, तो इसके लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पूरे केस में आपने, यानी इस पूरे क्या नाम है, जर्नी में आपने बहुत दफ़ा अल्लाह की मदद देखी होगी, तो और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जब बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि अगेन वही दो एक्सट्रीम्स पे हम चले जाते हैं, या तो हम सिर्फ तवक्कुल पे इतना चले जाते हैं कि हम अमल ही नहीं करते, या बाज़ औक़ात हमें अपने अमल पे इतना भरोसा हो जाता है और हम अल्लाह ताला को इक्वेशन में रखते ही नहीं है ना। तो इस पूरे जर्नी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप बिल्कुल फंस गए होंगे और फिर आपने अल्लाह की मदद देखी होगी। बहुत दफ़ा हुआ, और वो इंसान है ना, लेकिन इंसान जब जो है ना, बहुत हर एक इंसान, वो शैतान का जो है ना, वो इसीलिए कहते हैं कि आप उससे पनाह मांगते रहे शैतान के शर से, वो हमेशा साथ रहेगा। वो कोशिश उसकी अपनी कोशिश है, उसने एक वो लिए लाइसेंस लिया हुआ है कि जब तक दुनिया कायम है मैं ये करता रहूँगा, और हमारे पास हमको एक गाइडेंस मिली हुई है कि किस तरह इससे बचना है। तो एक मुस्तकिल जंग है, चलती रहती है। और जब आप काम कर रहे होते हैं, जब डूअर होते हैं ना, काम करते रहते हैं, तो एक लम्हा ऐसा आता है, इस वजह से आपको ये चीज़ ज़रा भूलने लगती है और फिर शैतान हावी होने की कोशिश करता है उसके अंदर। तो बहुत दफ़ा ऐसे हुए भी, और लेकिन इसके लिए फिर यही है कि वो फिर मतलब क्रेडिट मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं है, अपने पेरेंट्स के ऊपर जाता है कि जो आपकी तरबियत हुई होती है, जो आपके साथ बात रोज़ की हुई होती है ना, वो फिर चीज़ हैमर कर रही होती है। अगर बार बार कोई चीज़ तकरार होता तो आपकी ज़िंदगी में आपके पास वो वापस आती रहती है। तो इसके ऊपर जब मैं बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे, लेकिन एक जो मुझे अच्छी तरह याद भी है, बाकी भी याद है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट था। तो हमने तो शुरू कर दिया था तवक्कुल के ऊपर, काम शुरू करा दिया, ठेकेदार को बोला काम शुरू कर दो, जब पैसे होंगे दे देंगे, बस बिल दे दिया करना कि मांगने में आसानी हो। और हमने कोई ज़ीरो मार्जिन के ऊपर कोई 10 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट की एलसी खोल दी। पैसा बैंक में नहीं है, बैंक में फिर कुछ लोगों ने हमको गारंटी दे दी थी, उनकी अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, और उसमें से सबसे बड़ी मशीन थी वो एंजियोग्राफी की मशीन थी, वो 4 करोड़ रुपए की मशीन थी उस वक्त। तो उसका ऑर्डर कर दिया था, उसको आने में लगते थे कोई 5 से 6 महीने। तो स्ट्रक्चर बन रहा था और उसकी एक दीवार को हमको रोका हुआ था, क्योंकि उस बड़ी मशीन को क्रेन के ज़रिए उसने उस दीवार से अंदर आनी थी। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी बहुत जगहों पे, किसी ने जवाब दे दिया कि नहीं दे रहे, किसी ने नहीं दिया। 1-2 जगह की मुझे याद भी नहीं थे कि मैंने किसी को भेजा हुआ है। तो एक दिन हम शाम को, यूजुअली जब बैठे होते थे शाम को, हम रिव्यू कर रहे होते थे, आपस में बातें कर रहे होते थे, तो मेरे साथ डॉक्टर ज़फ़र, डॉक्टर अमीन और डॉक्टर अख्तर अज़ीज़ हम साहब बैठे हुए थे। तो डॉक्टर अख्तर अज़ीज़ ने मुझसे पूछा कि वो एंजियोग्राफी मशीन कब आएगी, क्योंकि वो ठेकेदार कल मुझसे पूछ रहा था कि सर वो ये मेरा काम, अब मेरी चाल रुक गई है और जब तक वो मशीन नहीं आएगी मैं तो फिर छुट्टी करता हूँ। तो मैंने कहा किसी दिन भी आ जाएगी। तो कहने पैसे, मैंने कहा वो तो नहीं आए। तो लिटरली मतलब वो घबराहट में जो है ना, वो कैसे कुर्सी से नीचे गिर गए। तो कह रहे भाई तुम करते क्या हो? मैंने कहा भेजा हुआ है लोगों को, अब जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, हम ये बातें कर रहे थे कि फ़ोन बजा मेरा, मैंने उठाया तो एक फाउंडेशन से फ़ोन था जिनको हमने रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, पूछा कि डॉक्टर बारी से बात कर दी। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि जी वो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी थी एंजियोग्राफी मशीन के लिए। मैंने कहा जी। कहें कल बोर्ड मीटिंग हुई थी और बोर्ड की मीटिंग में ही आपका अप्रूव हो गया, अब चेक किसके नाम बनना है?
तो मैंने कहा जी आप इंडस हॉस्पिटल का नाम बनेगा और कुछ नहीं है। अच्छा, ये मेरी टेलीफोन पे बात हो रही है तो दरवाज़ा खुलता है, मेरा जो असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट, तो वो एक लिफाफा लेके आता है DHL का, और उसमें जब खोल के देखा उसमें शिपिंग एडवाइस होती है कि आपकी मशीन अगले हफ्ते पहुंच रही है। इतना कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग थी कि जी, और मैं परेशान, मैं सोच रहा था कि यार कि ये किस तरीके से, और तो अख्तर अजीज मुझसे कहने लगे यार अल्लाह में अभी टेंशन में रखा हुआ था उनको, ये 2 हफ्ते पहले भी आ सकता था लिफाफा, मतलब इनकी कॉल पहले आ जाती कि जी पैसे आ गए हैं सबको। मैंने कहा नहीं, अच्छा अल्लाह में ठीक करते हैं। कहते तुम क्यों ठीक करते हैं? मैंने कहा कि अल्लाह में अगर ना करें तो हम समझे हम कर रहे हैं, और देखिए आपने भी दुआ की होगी, मैं भी रात ताजुद में उठ गया था कि मैंने कहा यार ये मुझे भी तो अंदाज़ा था कि मरीशन आ रही है, किसी वक्त भी है, दुआ अल्लाह से कर रहा था। तो वो कनेक्शन, और ये अल्लाह मियाँ जो है ना, देखें अल्लाह मियाँ कोई चीज़ आपके पास मुसीबत भी लाता है तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको याद रखता है, आपको ढील नहीं देता है कि बस ये चला जाए, तो अल्लाह मियाँ रस्सी खींच लेता है कि भाई सीधे रास्ते पे आ जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से कनेक्टेड एक चीज़ है जो मशहूर था ना सहाबा के बारे में कि वो रातों को मुसल्ले पर होते थे और दिन में घोड़े की पीठ पे। तो ऐसे कम ही लोग देखने में आते हैं जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस पे भी ज़बरदस्त लेवल पर होते हैं, और जब हम उनसे बैठ के बात करते हैं तो उसमें वो स्पिरिचुअल एलिमेंट की भी बात आ रही होती है कि भाई वो अल्लाह से मांग रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, और यू आर वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, बहुत ही अल्लाह करे कि आप जैसा गुमान आपका वैसे ही हो जाए और अल्लाह में वैसा कर दे। नहीं है, पर रेगुलर तहज्जुद नमाज नहीं हो सकती, होती नहीं है बस, लेकिन यह है कि जब मौका लगता है कर लेते हैं। मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि बहुत सही, देखिए ये तो अल्लाह मियाँ और बना जानता है। आप लोग बहुत अच्छा गुमान रखते हैं, लोग भी अच्छा रखते हैं, अल्लाह ताला आपके गुमान को वैसा कर दे जैसा आप सोच रहे हैं और मैं वैसे ही हो जाऊँ। आमीन आमीन। अच्छा, लेकिन हम सीखने वालों के लिए या जो लोग कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसमें इस बैलेंस की क्या इम्पोर्टेंस है कि यानी अल्लाह को भी साथ लेना, सही ना, और मेहनत भी पूरी करनी। तो और चूँकि इंडस में ये हमें यानी चलें, अगर आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, एक पूरा नेटवर्क अगर चल रहा है तो ये चीज़ महसूस होती है, दोनों चीज़ों के ऊपर मेहनत हो रही है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई बंदा कोई भी काम करना चाहता है तो इन दोनों को कितनी उसको अहमियत देनी चाहिए? देखें भाई, बात ये है कि सिंपल सी बात है कि दुनिया की कोई चीज़ भी बगैर बैलेंस के नहीं चल सकती। ठीक है। दुनिया जो चल रही है वो भी एक बैलेंस से चल रही है, जो सितारों का, ये सूरज का और चांद का जो पूरा एक निज़ाम चल रहा है, जो सारे सैयारे हैं वो एक निज़ाम के तहत चल रहे हैं। जिस दिन ये निज़ाम टूटा उस दिन क़यामत आ जाएगी ना। आपके पहाड़ पड़े हुए हैं, जिसने बैलेंस, देखो अल्लाह ने पहले ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, फिर उसके बाद पहाड़ रख दिए कि जी इसको जो है ना स्टेबल हो के, तो बैलेंस। आप जब अल्लाह में रस्सी पे थे तो हर चीज़ का बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम आपको किसी एक हद तक ले जा सकती है, तो इसलिए बैलेंस के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती। और हर इंसान के, किसी मज़हब का भी हो, ठीक है ना, तो उसके लिए उसमें सब ने यही कहा गया है कि आप अपना बैलेंस करें। कोई चीज़ों को बगैर बैलेंस के कोई चीज़ चलेगी नहीं, तो बैलेंस रखना ज़रूरी है, और उसी से आप कामयाबी होती उसी से है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है जो कि नॉन प्रोफेशनल सेटिंग में करना आसान होती है, दीनी तहरीकों में करना आसान है, पॉलिटिकल तहरीकों में करना आसान है, लेकिन हमने नोट किया कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में उसे करना मुश्किल होता है, वो है कि लोगों को इंस्पायर करना। जैसे दीनी तहरीकों में तो लोग इंस्पायर होते हैं कि भाई हमारी आखिरत बनेगी, तो वो अपना माल जान वक्त लगाते हैं उस काम के लिए। पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है कि वो लीडर के विजन से अलाइंड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में या कहीं भी जहाँ सैलरी कनेक्टेड है या एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग पेड, वहाँ पे उस मोटिवेशन को कैसे बैलेंस रखना, क्योंकि ताकि वो क्या नाम है, कॉज को भी सर्व कर रहे हो और एट द सेम टाइम उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी। यानी कभी तो दिल में आता होगा ना कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा कर सकता था, सही ना,
जैसे आपकी अपनी जो मैंने एक पॉडकास्ट में बात सुनी थी कि जब वो सऊदीया वाली अपॉर्चुनिटी थी 60,000 रियाल्स वाली और पाकिस्तान में 3,000 रुपये सैलरी थी, तो बंदा सोचता है कि चलो मैं उधर भी एक्सीलेंस कर लूँ, वहाँ से अच्छी अर्निंग कर लूँ और मैं अपना फ्री टाइम वेलफेयर को भी दे दूँ। लेकिन जब अब किसी को उसकी जॉब ही एक ऐसा कॉज ओरिएंटेड और हाई इम्पैक्ट काम बन जाता है, तो अब बैलेंस करवाना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि वो बार बार उसके जहन में आता है मैं क्यों कम सैलरी पे काम कर रहा हूँ, या मैं क्यों वो मरात नहीं ले रहा या ले सकता हूँ, और मेरा तो सब कुछ ही ये है, मैं दो सेगमेंट्स में फ्रेगमेंटेड ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। तो ये बहुत मुश्किल मुझे महसूस होता है। देखें आप वो जो देखें इदारे की जो आपने मिसाल दी कि दीनी तहरीक या पॉलिटिकल तहरीक, उसका एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि विजन होता है और मिशन होता है, ठीक है ना, और उसकी क्लैरिटी चाहिए होती है, चाहे हो सकता है वो डायरेक्टेड सही ना हो, ठीक है ना। दीनी तहरीक तो डेफिनेटली वो उसका डायरेक्शन सही होगा, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उससे हट जाते हैं और उनका फिर अंजाम भी क्या होता है सबको पता होता है। को किसी विजन और किसी मिशन के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें ये मसाइल आएंगे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो है ना जो जिसका मिशन है, विजन है, और उसने अगर वो खुद उसके ऊपर अमल नहीं करेगा तो कोई भी अमल नहीं करेगा। मैं सिंपल सा आप बताऊं, जैसे मैंने सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट बनाया और उसको शुरू करने के सिविल हॉस्पिटल में उस ज़माने में जो है ना जो सर्जरी के थिएटर्स जो शुरू होते थे वो 9:30-10 बजे शुरू होते थे, और जो प्रोफेसर होता था वो जो है ना जब वो आता था एक टेबल खाली होती कि टेबल 1 खाली है, जब वो आएंगे वो करेंगे, वो चाहे 11 बजे आ जाए, चाहे 12 बजे, चाहे ना आए, ठीक है ना, और बताया नहीं कि मैं नहीं आ रहा, तो वो खाली ही रहती थी। तो मैंने कहा कि जी देखें हम लोग जो है ना एक तो क्वालिटी बनाई, मैंने माहौल ऐसा रखा कि जी बिल्कुल जिस पे हर एक का दिल चाहे कि वहाँ काम करे, और उसी स्टाफ से, और उसके ऊपर उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं सुबह जो है ना ऑपरेशन 8 बजे मरीज़ के सीने पे नाइफ होनी चाहिए मेरी, ठीक है, और मैंने उसके पास, और मैं खुद पहुंच जाता था 7:30 बजे। जब मैं 7:30 बजे पहुंचता तो मेरा स्टाफ तो 7:15 बजे पहुंचेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये करना है। और पहले दिन जब सर्जरी हो रही थी, पहला ऑपरेशन था जब, तो उसके लिए हमारे ऑपरेशन के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो जी आप पहले एक कैनुला लगाते हैं वेन के अंदर जिसमें से दवाइयाँ शवाई जाती हैं, फिर आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए आर्टरी में भी एक कैनुला डालना होता है। आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, जब आप कैनुला डालते हैं तो उसमें से 1-2 ड्रॉप ब्लड के गिरते हैं, तो जब उसने कैनुला डाला तो 2 ड्रॉप ब्लड के गिर गए ज़मीन के ऊपर। तो मैंने एक स्वाब उठाया और मैंने उसको साफ कर दिया। दूसरे दिन फिर ऑपरेशन हुआ, फिर यही हुआ। मैं स्वाब उठाया मैंने तो उससे पहले 4 हाथ नीचे पहुंच गए थे। तीसरे दिन फिर ऑपरेशन हुआ, तो जब मैं थिएटर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा किसी ने वहाँ पर एक कपड़ा डाल दिया था। अब ये वही सिविल हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ हैं और वही, तो मेरा एनेस्थेटिस्ट जब पहले दिन लेट पहुंचा तो मैंने खुद डाल दिया, आर्टरी लाइन डाल दी, वेन डाल दी, तैयार हो गए। भाई आपने क्या कर दिया? मैंने कहा मेरे तो ऑपरेशन तो 8 बजे शुरू होना है। दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया कि आप कहाँ पहुँचे? उन्होंने कहा मैं बस गाड़ी पार्किंग में है और ख़बरदार आपने कोई कैनुला न डाला। तो उसके बाद वो हमेशा मुझसे पहले होते थे वहाँ पर। तो जब तक क्लैरिटी ऑफ विजन और वो जो उसका विजन है वो खुद उस पर अमल ना कर रहा हो तो ये नहीं हो सकता। सही। अच्छा, आप माशाल्लाह टीम डेवलपमेंट पे बहुत बिलीव रखते हैं, और जब भी आपसे कभी पर्सनल भी बात हुई या आपके पॉडकास्ट सुनने में मौका मिला, जैसे लास्ट टाइम भी आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि आप 10 से 12 लोग ऐसे हों जो कभी भी आपको रिप्लेस कर सकें, तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए कि हम तेज़ी से लोगों को इतना डेवलप कर लें कि वो यानी उस पोजीशन पे काम कर सकें, और ताकि अल्लाह ना करे कभी हम चले जाएं तो उसके पीछे कारवां चलता रहे? देखें तरीका एक तो ये होता है कि सिलेक्शन आप कैसे लोगों का कर रहे हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो उसमें कोई भी
अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने लिया, उसको लिया, और किसी बड़ी पोजीशन के लिए, देखिए जूनियर पोजीशन पे लिए तो शायद आपको इस किस्म के लोग ना मिलें, लेकिन बड़ी पोजीशन जो इम्पोर्टेंट है और लीडरशिप की जो है, तो उसके इंटरव्यूज़ करते हुए तो मैं सबसे लोगों से यही कहता था कि जी, मैं खुद बैठता था उसके अंदर, और उसमें मैं जब मैं कोई सवाल नहीं करता था, सवाल सारे लोग कर रहे होते थे सारी टीम के लिए, और मैं फिर ऑब्ज़र्व कर रहा होता था, और आखिरी सवाल मेरे पास आता था, आखिरी में मैं सवाल भी नहीं करता था, मैं एक हार्ड बोर्ड दे देता था उनको, और वो बोलता था कि अपना ड्रॉ योर विजन, और उसके ऊपर फैसला करता था कि ये आदमी हमारा है कि नहीं है। मैंने आईवी लीग यूनिवर्सिटी के लोगों को सेलेक्ट नहीं किया, और मीडियोकर यूनिवर्सिटी से मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ उस सवाल के ऊपर, और वही हमारा, और जब मैं ना भी हूँ तो हमारा एक क्राइटेरिया यही है कि इस तरीके से लोग, और वो हर लीडरशिप के अंदर आपको यही चीज़ सोचनी चाहिए कि वो आपका विजनरी हो। देखिए कोई कमी बेशी जो है ना वो आप पूरा कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, लेकिन अगर जहन खुला नहीं है ना तो उसको आप खोल नहीं सकते। जिसको विजनरी नहीं होगा, विजनरी हो नहीं सकता। सर ये तो ऑन बोर्ड हो गया, विजन की बुनियाद पे ना सिलेक्शन सही हो गया। नाउ अब कितनी तेज़ी से हम अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स और अपनी वो स्पिरिट उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग में रखना ऑन द होगा। जॉब ही होती है। पहले पे एक तो ये है कि सबसे पहले हर एम्प्लॉय की हमारी जो है ना ओरिएंटेशन होती है, और उसमें जब थोड़े थोड़े थे तो मैं खुद बात शुरू करता था, अब तो हज़ारों की तादाद है, तो अब उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं, तो हर एक उसको सुनता है, उसको देखता है, उसके सारे प्रोसेसेस कर देते हैं कि उसको, और ये बार बार दोहराना भी पड़ता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो जो आदमी आपने जो उसका लीडर होगा जो भी, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको लेके चले, और फिर पीरियोडिकली आप उनसे मिलते भी रहते हैं, और वो आपको देखें बहुत गैर महसूस तरीके से चीज़ें अंदर चली जाती हैं, लेकिन ये है कि जो कहते हैं ना कि आपका कॉल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। ये कब से सुनते हैं हमें, शुरू सालों से, सदियों से ये शुरू है कि आपके कॉल, और आपका मज़हब भी ये कहता है कि कॉल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। अब हम वॉक योर टॉक एक बज़वर्ड बन चुका है, अब वो है वही, कॉल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। तो वॉक योर टॉक जो आप ये कर रहे होते हैं, तो वो फिर वो दोबारा वो करेंगे नहीं। सही, ठीक। अच्छा माज़र, मैं इसी सवाल को डिफरेंट एंगल से बार बार मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि वो डीएनए हमें मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो चीज़ मैंने खुद नोट की अपनी लाइफ में भी और लोगों को भी इसमें स्ट्रगल करते हुए देखा कि ठीक है, विजन सेट हो गया, आपने सही लोगों को ऑन बोर्ड कर लिया, लेकिन अब आप इंसान है ना, और विल पावर हमेशा नहीं चलती है। आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कहीं कहीं आप ढीले पड़ते हैं, स्लो डाउन होते हैं। तो अब वो बाउंस बैक करने में मतलब क्या करना चाहिए? क्या विजन कहीं लिखा हुआ हो और आप जब डिप्रेस हो तो आप उस कमरे में चले जाएं और आप बोलें भाई मैं दोबारा विजन को रिवाइज करूँगा? मतलब आप क्या प्रैक्टिसेस करवा रहे होते विजन हैं? लिखा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने लिखी हुई चीज़ों को जो है ना वो कुरान की तरह जुज़दान में बंद होता है। वो जी जी। कुरान तो फिर भी हम कभी पढ़ लेते हैं, कभी रमज़ान आ गया तो पढ़ लिया, तो वो तो किताबें बंद होती है। ये सब उस वक्त होती है जब आपके ऊपर कभी आपने जो एक्रेडिटेशन करानी है, वो जब आती है तो सब चीज़ें याद कराई जाती हैं लोगों को, हर एक को ये कराई जाती है, क्योंकि वो, लेकिन अगर प्रैक्टिस रोज़ होती रही है और आप लोग कर रहे होंगे ना बार बार, तो वो फिर आपको याद कराने के, तो वो कहते हैं ना कि देखिए अगर आप सच बोलेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैंने कल क्या कहा था। अगर झूठ बोलेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा यार कल मैंने क्या, इसके जवाब में मैंने क्या कहा था। सही, ठीक। तो अगर वो यानी इट मीन्स कि वो लर्निंग बाय एक्शन है ना? लर्निंग बाय एक्शन है, और ये, और फिर जब इंसान को खुद भी एहसास होता है, देखें अब हम सब फरिश्ते नहीं हैं, वो जैसे शैतान तो हर वक्त रहेगा, वो कोशिश करता रहेगा, लेकिन ये अगर आपके अंदर, जैसे मैं सिंपल सी बात कर दूँ कि जब हम अपना स्टूडेंट लाइफ में सारे काम कर रहे थे, जो PWA का काम किया, ब्लड बैंक बनाया, फिर उसके ऊपर उसका फ्रैक्शनेशन बनाया, तो जब आप घर आते हैं तो अपनी रिवाजात सुनाते हैं अपने वालिदैन को, और सारे तो इतना सुनाते हैं कि जी वो मतलब कभी ज़िच नहीं आते। वो उसका एहसास जब होता है जब आप खुद उस पोजीशन में आते हो, बच्चा आगे वही कर बस पे करे, बहुत सुना दिया इसने।
मैं भी आके यही कहा करता था कि आज हमने इतने ब्लड पैसे जमा किए, इतने ब्लड जमा हो गए और ये हो गया और वो हो गया, सुनते थे और खुश होते थे। लेकिन हर कन्वर्सेशन की एक जो एंड होता था ना, तो वालिद साहब कहा करते थे कि मियाँ ख्याल रखना कि मैं ना आए। वो इतनी दफ़ा कहा गया है, को इतनी दफ़ा कहा गया है कि जी कि वो अब हैमर करता है। आपने शुरू किया कि जी वाली साहब ताजुद गुज़ार और पत्नी क्या 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 क्या, तो रिएक्शन मेरा पूरा उसी वक्त आ गया। तो लेकिन ऐसे भी जैसे मैं कार्डियक सर्जरी करता था एक डिपार्टमेंट में आया, तो एक साहब एक दिन आए बड़े अच्छे, कहे बारी साहब आप तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप तो सुन्नत जिब्रील कर रहे हो कि आप सीना खोलते सीना शक करते हैं, तो और ये सब आपकी वजह से। तो अंदर से मैं ये कह रहा था ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, क्योंकि ये तो अल्लाह कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे ये सारी चीज़ें। अब वो आपके बचपन के अंदर इतना हैमर हुआ है ना कि वो आपको होता है, और ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। आपको ये मुस्तकिल जिहाद है, आपको खुद कहना पड़ता है कि ये नहीं हो सकता, और इसमें गलतियाँ होती हैं आपके साथ। ये लम्हात आते हैं जब आपको ये महसूस होने लगता है कि बस मेरे बगैर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं कि गलदान करते रहना पड़ता है, गलदान करते रहना पड़ता है, वो फिर आपका एक आदत सानिया बन जाती है। तो वो ज़रूरी है, उसके बगैर फिर जो है ना आपको यही फील होगा कि आप ये कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा, एक चीज़ जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है आपसे, वो है प्राइमरी और टर्शियरी केयर वाले, कि आप बताते हैं एक मेजरमेंट के इतने डॉलर्स अगर प्राइमरी केयर में लग जाए, तो उसमें एक जनरली हम सबके लिए क्या एडवाइस है कि हम बीमारियों से ही बच जाएं, और जो इंडस का एक विजन भी है कि लोग देखें, बात यही है कि जो है ना हमेशा से भी है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जी जी, ये लफ्ज़ हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। आपको जो तरीक़ाकार भी बताया गया कि आपको हमारा कि जी आप खाना इस तरह खाएं कि एक हिस्सा ये हो और एक हिस्सा खाली छोड़ के रहें, तो ये सारी एहतियात की बात है। उसी वजह से जो इसको फॉलो करता है वो ठीक रहता है, और अगर आप एहतियात नहीं करते ना तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हमारा अगर डायबिटीज़ है, होनी है, उसने ख़त्म नहीं होनी है, उसको कंट्रोल रखना है। ब्लड प्रेशर है, उसने ख़त्म नहीं होना, उसको कंट्रोल रखना है। पहले तो ये चीज़ रियलाइज़ करना कि ये है और इसका इलाज होना है, और उसको कंट्रोल रखने में ही है। ये साइलेंट किलर्स हैं। तो आपको पहले तो ज़िंदगी से ये शुरू हो जाता है आपके बचपन से, ठीक है ना। दिल की बीमारियाँ बचपन से शुरू हो जाती हैं अगर आप एहतियात नहीं कर रहे होंगे। जो खाने में आपका जो अगर घर का स्टाइल ऐसा है, आप खाना वैसे कर रहे हो, उसमें नहीं होती बीमारी। तो हमने यही कहा कि जी प्राइमरी केयर अगर जिस मुल्क का ठीक होगा उसमें आपको अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक पॉडकास्ट में किसी ने मुझसे सवाल ये किया था कि डॉक्टर साहब इतना अचीव कर लिया आपने, इतने पूरा नेटवर्क बन गया है, पूरे अस्पताल हैं और ये है वो है, तो अब आप ये होता ना कि अब क्या मुझे करना चाहिए, अब आपकी आगे की क्या सोच है। तो मैंने अपना जवाब दिया कि मैंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इतनी ज़िंदगी दे हम लोगों को कि हम अपने बनाए हुए हॉस्पिटल बंद करें। तो वो कैसे मैंने इनको ये फिर मैंने कहा कि देखें ये मसला ये है कि जी अगर हमारा प्राइमरी केयर इतना स्ट्रांग हो जाए कि लोगों को बीमारी ना हो, जब बीमारी नहीं होंगे तो अस्पताल में मरीज़ नहीं होंगे, जब मरीज़ नहीं होंगे तो अस्पताल को हमने कोई क्या करना, उसको बंद ही करना है ना। और ये मफरूज़ा नहीं है ये बात, और ये दुनिया में प्रूव हो चुकी है। आज से जब मैं सिविल हॉस्पिटल की कैजुअल्टी बना रहा था तो एक साहब मेरे लिए मर्सिडीज़ की एम्बुलेंस लेके आए थे डोनेशन में, हॉलैंड से आई थी वो। तो जब जाने लगे तो मुझसे कह रहे, मैं भी जूनियर डॉक्टर हाउस जॉब शुरू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँ आपको। अब मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हैं कि जी पूरा अस्पताल डोनेट करा देगा। कहने डॉक्टर साहब हॉलैंड में अस्पताल या बच्चों के हैं या बूढ़ों के लिए हैं। नौजवान बीमारी नहीं होते क्योंकि उनके प्राइमरी केयर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अस्पताल खाली हैं तो आप वो बंद कर रहे हैं। कहते हैं उनको रखना है, उनके लिए एक मसला है, उन्होंने कहा उठा के ले जाओ। वहाँ पर तो स्टोरेज के पैसे लगते हैं बहुत सारे, तो उन्होंने उठा के ले जाओ, जिसको चाहिए ले जाए। 1987, आज हम 2025 में हैं, तो समझ जाएं कि 38 साल पहले हॉलैंड में ये था।
आज अगर हम शुरू करेंगे तो हमको पता नहीं कितने साल लगेंगे कि जब हम इस पोजीशन में पहुंचेंगे। लेकिन आज 0 डे होगा। आज हमने नहीं किया, 10 साल बाद ये किया तो 10 साल बाद 0 डे होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और WHO ने यही कहा था कि जी कि उनकी एक वो है कैलकुलेशन है कि आप $1 अगर आप प्राइमरी केयर पे खर्च करते हैं तो आप $42 टर्शियरी केयर में बचाते हैं। इसका अगर आप देखें ना, हमारा जो एक पिरामिड होता है हेल्थ केयर का, पिरामिड जो बेस है वो प्राइमरी केयर है, और फिर टॉप पे जाके आप टर्शियरी केयर बनते हैं। हॉस्पिटल यही होते हैं कि आपके पास एक पूरे हर यूसी के अंदर एक वो हो, फिर उसके बाद आपका एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हो, फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हो, फिर क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल हो। जो टिप पे होता है वो क्वाटरनरी होता है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये बन गया। अब फाइनेंसेस का जो पिरामिड होता है वो उल्टा लगाते हैं आप उसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उसका टिप है फाइनेंस का, थोड़े पैसे, बेनिफिशियरी इतना, इम्पैक्ट इतना, वहाँ पर बहुत सारे पैसे और बेनिफिशियरी इतने। तो ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, तो उसको उसी तरह करना, और यही हल है इस चीज़ का। सही। डॉक्टर साहब, बस 2 आखिरी सवाल आते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान को सिर्फ डॉक्टर्स की या सिर्फ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें हर एरिया में ऐसे प्रोफेशनली ड्रिवन और एक्सीलेंस ड्रिवन इदारों की और लोगों की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स को और टीचर्स को, जो कि बच्चों के जैसे आप जब भी बात करते हैं तो उसमें आपके वालिदैन की तरबियत का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो अगर आप कुछ पॉइंट्स हमें बताना चाहें कि भाई जैसे मेरा बच्चा भी मौजूद है, तो यानी पेरेंट अपने बच्चों पे क्या करे, जो टीचर्स हैं, कि हम आगे कई डॉक्टर बारी जैसे या कई इंडस हॉस्पिटल जैसे जो है ना वो इदारे और डॉक्टर बारी जैसे अफराद प्रोड्यूस कर सकें। देखें, बड़े सिंपल सी बात है कि आपके जो है ना पेरेंट्स 2 होते हैं ना। एक तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, एक रूहानी पेरेंट्स होते हैं जो आपके असातिज़ा कराम होते हैं, और इन दोनों का बड़ा रोल होता है। आपका क्वालिटी टाइम जो है ना वो गुजरता है स्कूलों में, लेकिन उससे ज़्यादा क्वालिटी का काम जो है ना वो घर का होता है, कि वो स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, बाकी तो उसने घर पे रहना है। तो सबसे ज़्यादा रोल वहीं से शुरू होता है, और वो जो बचपन से शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर घर में नमाज नहीं है तो बच्चा नमाजी नहीं हो सकता, आप जितना भी कोशिश कर देंगे। तो हम सबको जब अपनी ज़िंदगी को उसी तरह का होगा, विजन ही बाप होगा तो विजन ही बच्चे होंगे, क्योंकि ये देखता है। मेरा बच्चा जब बड़ा बेटा जब 5 साल का था और उसका एडमिशन होना था स्कूल, तो मेरी फैमिली गई हुई थी पेशावर, तो वो मेरे साथ यहाँ था। मैं उसको भाई के घर छोड़ता था सुबह, और फिर हॉस्पिटल काम करके मैं वापसी में ले रहा था। तो क्लिफ्टन में रहते थे, तो जो 3 तलवार के ऊपर एक सिग्नल है, तो वो गाड़ी रुकी हुई थी, तो वो बच्चे कोई पैसे मांगते हैं जैसे, तो मैंने उसको दे दिया, उसको दे दो थोड़ा सा। वो देने के बाद मुझे कहते हैं, बाबा आपने अस्पताल बनाया, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप एक बहुत बड़ा घर बनाते और उसमें इन बच्चों को रखते और उनके लिए। अब उसको मैंने कहा नहीं है उसको। मेरी एक आदत थी कि मैं जो मंजिल सुबह पढ़ता था, और अब याद हो जाती है जब इतनी दफ़ा पढ़ते हैं, तो जब गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में पढ़ते रहता था, बच्चे स्कूल साथ जा रहे हैं। तो एक दिन बड़ा बेटा जब ये कोई 2 साल का था शायद, तो एक दिन ये अलहम शरीफ इसने पढ़ना शुरू कर दी खुद ही। तो मैंने कहा, वाइफ से पूछा कि तुमने याद कराई है इसको? कहने नहीं, मैंने तो याद नहीं कराई है। तो आपने याद कराई क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने भी याद नहीं कराई है। तो फिर मुझे एकदम याद है कि मेरी जब जब छोटा बच्चा होता है, जब रोटी लेने भी जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो मैं साथ जाऊँगा। तो वो ये एक आपकी जो मैं पढ़ता था और बावाज़ पढ़ता था, तो उसने पिक किया उससे, वहीं से वो सारी चीज़ें। तो बाअमल होना ज़रूरी है, रोल मॉडल बनना ज़रूरी है उनके लिए और टीचर्स के लिए भी। देखिए, आपके टीचर्स याद रहते हैं। मुझे अपने बहुत सारी टीचर्स याद हैं। मतलब हर एक के लिए दुआ करता है। उस ज़माने की टीचर्स भी बहुत अच्छी होती थी। मैं क्लास 1 से क्लास 2 में आया, तो मेरी टीचर ने मुझे कहा कि आप अपनी वालिदा को कल लेके आना।
तो अब पहले दिन आपको क्लास टीचर कह के अपनी वालदा को लेके आओ तो आदमी परेशान हो जाता है कि मैंने कोई शरारत वरारत भी नहीं की है, तो ऐसे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो दूसरे दिन मैं अपनी वालदा को लेके गया तो वो मेरी उनसे कहने लगी कि आपका बच्चा जो है ना, और मैं फर्स्ट आता था क्लास में, कि आपका बच्चा जो है ना बड़ा स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है, लेकिन एक मसला है। तो वो ये था कि मेरी हाइट लंबी थी तो मैं क्लास में बड़ा लगता था। तो कहते हैं ये क्लास में बड़ा लगता है, मैं इसको तैयारी कराऊंगी छुट्टियों में, इसको डबल प्रमोशन दिलाएंगे। और छुट्टियों के बाद मैं क्लास 3 में चला गया, क्लास 2 मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, वो मुझे टीचर याद रहेगी ना, उसने मुझे लिए क्या, उससे उससे क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल, मेरे दोस्त मुझसे 1 साल पहले रिटायर हो गए, मैं नहीं हुआ, 1 साल बाद हुआ। तो एक ज़्यादा इम्पैक्ट मैं सोसाइटी में लेके आया। जब मैं क्लास 6 में आया तो मैं मॉनिटर भी था क्लास का, फर्स्ट भी आता था। तो एक दिन मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि आज ब्रेक में मेरे पास स्टाफ रूम में आना। ठीक है, मैं पहुंच गया, यही था। मैंने कहा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला होगा, कोई कॉपी शॉपी का पूछना होगा या कोई टेस्ट का बताना होगा, कुछ ऐसा हो गया। जब मैं पहुंचा तो मुझे पहला सवाल उन्होंने मुझसे किया कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये क्यों बनना चाहते हो। मैंने कहा जी कि मैं इसलिए कि मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। कह रहे ऐसे नहीं बनोगे। अच्छा, मुझे एक झटका लग गया कि ऐसे क्यों नहीं बनूंगा। कह रहे मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम क्लास में बातें बहुत कर रहे हो। और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड निकाला, रिपोर्ट कार्ड निकाली और मुझे बोला कि तुम अगस्त में तुम्हारा टेस्ट, मंथली टेस्ट में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 95% थी। सितंबर में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 92% थी। अक्टूबर में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 89% थी। नवंबर में तुम फर्स्ट नहीं आओगे और परसेंटेज क्या होगी मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, जब ये हुआ ना कि आदमी को शर्मिंदगी की ऐसी शर्म, जो कहते हैं ना कि ज़मीन पर जाए आदमी उसमें चले जाए, तो बमुश्किल मेरे मुंह से निकला कि अगले महीने आपको शिकायत नहीं होगी। अब मैं चला गया और नवंबर में मैं फर्स्ट था और मेरी 97% थी। तो 6 महीने के बाद उनकी शादी हो गई तो वो चली गई और थैंक्स टू सोशल मीडिया मैंने उनको ढूंढा कहीं 50 साल बाद। वो फ्लोरिडा में कहीं थी, उनका टेलीफोन नंबर कहीं से मिला, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा मैम मैं बारी बात कर रहा हूँ। कहीं डॉक्टर बारी है। मैंने कहा जी डॉक्टर बारी है। उसके 6 माह बाद आई, पाकिस्तान आई तो उन्होंने कहा मैं आ रही हूँ। तो मैंने हॉस्पिटल बुलाया उनको, तो मैं बाहर निकला उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो जब वो आ रही दूर से मैंने देखा कि उनके चेहरे पे एक चमक थी, आंखें में आंसू थे, दबाई भी सी थी। वो मेरे नज़दीक आई, उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे कहा कि बारी यू मेड मी प्राउड। अब इस किस्म के टीचर्स थे हमारे ज़माने के, और वैसे ही टीचर्स चाहिए। अब मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, इन बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल है। मेरे जब मैं तरावी मस्जिद में, जब मैं डिफेंस में शिफ्ट हो गया था फेज़ 1 में, तो एक बच्चा मुझे मिला तो मुझसे कह रहे हैं अंकल आप लोगों ने जो है ना वो बॉक्सेस दिए थे, मनी बॉक्सेस जमा करने के लिए, वो मुझसे वापस ले लिया, मुझे दे दें, मुझे पैसे जमा करने। अब जब आता है, जब भी नज़र आता है मुझसे करता है। अभी मैं किसी स्कूल में गया हुआ था तो उसने मुझे देख लिया, आ गया मेरे पास तो बात करने के लिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और इतने हैं। मैं लियारी के एक स्कूल में गया, वहाँ पर वही हम एक्टिविटी करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है इंडस्ट्री यकीन, और उसका मकसद ये होता है नर्सरी से क्लास 5 के बच्चों के लिए। और इसका प्रोग्राम ये है बच्चों के अंदर पैसे जमा करने की आदत डाली जाए और उनको ये कहा जाए कि खुद खर्च करो अपने पर और अपने जैसे लोगों के ऊपर, जो कोई ज़रूरत हो उनके ऊपर करो। इंडस को ज़रूरी नहीं कि सब इंडस को दे दो। तो एक खूबसूरत से हमने मनी बॉक्स बनाए हुए, जो यूके का जो पोस्ट बॉक्स है उसके मॉडल का बना हुआ है। यहाँ एक इंडस वालों ने हमको बना के दिया है, इंडस फैक्ट्री वाले जो है, इंडस पेंसिल वाले। तो जब जमा होते हैं तो मैं वापस जाता हूँ उनके साथ
तो इन बच्चों ने, लियारी के बच्चों ने 2.5 लाख रुपए जमा किए। तो मैं उन बच्चों से बात कर रहा था कि तुम क्या करोगे, थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाई उनसे, कहा तुम क्या करोगे, क्या बनोगे। उसने कहा डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। एक बच्चे से मुझे तुम इंडस्ट्री के लिए क्या करोगे, उसने कहा मैं ये करूँगा। तो एक बच्चा क्लास 2 का बच्चा था, 6 साल का बच्चा। मैंने कहा तुम इंडस्ट्री के लिए क्या करोगे, कहता सर मैं इंडस्ट्री के लिए 1000 अरब रुपए जमा करूँगा। क्लास 2 का बच्चा, उसको ये भी नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता कि अरब में कितने सिफर है, इकाई दाई करके पहुंच जाऊंगा, वो बच्चा। तो मैंने कहा यार, मैं अपनी टीम को कहा इसको फॉलो करो, ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ करेगा। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि वालिदैन की तरह, टीचर की तरह, और जो किसी इन्फ्लुएंस रखता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जाके लोगों से बात करूं, उनको बताऊं, उनको साथ बात करूं। और मुझे इतनी खुशी होती है इनके साथ बात करके, और एक एनर्जी डेवलप होती है, और एनर्जी आती है कि और क्या चीज़ें। अच्छा, इस काम में आपको ना कोई पैसे लगते हैं, ना टाइम लगता है। मतलब मैं इनको कहता हूँ अपनी टीम को रोज़ सुबह कर लिया करो, मैं रोज़ सुबह चला जाऊँ, सुबह 8 बजे मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पर। ना उस वक्त कोई मीटिंग होती है, ना कुछ होती है। बहुत सारे लोग मुझसे मीटिंग के टाइम मांगते हैं, मैं कहता हूँ कि बस कर लो, फजर के बाद मिल लो अगर बहुत ज़रूरी है तो, और जो बहुत ज़रूरी है वो आ जाता है। वैसे बहुत कम ही होते हैं ज़्यादातर तो ये अपनी वो बताते हैं कि इस टाइम पे, लेकिन आने भी शुरू हो गए। अब ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बस इसी वक्त मिल सकता हूँ मैं, क्योंकि बाकी मेरा इतना शेड्यूल टाइट होता है तो वो हो जाता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो, और ख़ास तौर पर इन हालात में जब एक नेगेटिविटी फैली हुई है इस मुल्क के अंदर, पॉजिटिविटी फैलाएं। पॉजिटिव बात करने से, मैं तो अपने लोगों को कहता हूँ, कोई अगर आपकी तारीफ़ भी ना करे, आपके काम को अप्रिशिएट भी ना करे, ना कुछ नहीं करो। एक जगह मैं पढ़ रहा तो उसने कहा कि यार खुद ही अपने आप को, यार मैंने आज बहुत अच्छा किया, ये करके देखेंगे आपकी फीलिंग डिफरेंट हो जाती है, आप ऐसा महसूस करते हैं कि यार आज तो बहुत मैंने कुछ कर लिया। डॉक्टर साहब, बस आखिरी सवाल जो है, और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेंगे। वो सवाल ये है कि जैसे शुरू में हमारी बात हुई थी, लोगों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं और वो बहुत सिंसियर होते हैं और मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो है ना कि जिसने रास्ता देख लिया है, अगर उससे हेल्प मिल जाती है, जैसे आपने खुद कहा था कि भाई मेंटोर्स की ज़रूरत होती है जो उस प्रोसेस से गुजरे हुए हों, तो आप अगर कुछ पॉइंट्स बताना चाहें कि हर वो इंसान जो किसी भी एरिया में, कोई सोशल वेलफेयर में या कोई काम करना चाहता है, तो उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे नंबर 1 विजन बना लिया, देन उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, टीम बनानी है, क्या करना है। सबसे पहले तो जो है ना, यकीन पुख्ता रखना, ये तो उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, और ये गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। मतलब कोई और चीज़ नहीं हो सकती जबकि आपका यकीन नहीं हो सकता। अगर यकीन पुख्ता नहीं है, अगर ये आपके अंदर ये हो रहा है ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये आपका, इसके ऊपर काम करें, यकीन करें, और ये काम करने के लिए है। सवाल मुझसे लोग करते हैं ना कि जैसे कि जी आजकल मैनेजमेंट के लोग बहुत आते हैं कि जी आपसे बात करना है, आपने भी कहा कि ये सारी चीज़ बात है, वो कहते हैं कि जी इतना बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, आपने भी बहुत सारे सवाल किए, तो चैलेंजेस आते होंगे, आते हैं, बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि चैलेंजेस ना, हम फरिश्ते तो है नहीं। चैलेंजेस आएंगे, क्या करते हैं, हल एक ही होता है, मसला बिठाया और बैठ गए, अल्लाह से दुआ की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी कि हमसे कोई गलती हुई है कि जो ये चीज़ हुई है, और रास्ता जो है ना। और हमेशा मैं यही भी दुआ करता हूँ कि देखें, हमारे जो हम भी इस काबिल नहीं है कि हमारा इम्तहान हो सके, लेकिन हमारे इन अमल का, हमारे इस मकसद के अंदर, इस नेक मकसद के अंदर आप ना करें। और ये जब आप कर रहे होते हैं ना, सही जब ये चीज़ होती है, आपका सारा काम जो है ना मरीज़ कर रहे होते हैं, वो आपके लिए दिन रात दुआ कर रहे होते हैं। उनकी दुआएं अनइंटरप्टेड जाती हैं। मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ कि मरीज़ की दुआ लेना और खुदा इनकी बददुआ मत लेना, क्योंकि वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जाती है। तो ये बार बार कहते हैं सबको, तो वो चीज़ें क्लैरिटी हो जाए, और उसके ऊपर फिर मेहनत। ख्वाब बड़े देखें, छोटे मोटे ख्वाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख्वाब आपके आप पूरे नहीं करते, वो ज़ात करती है। और जिसके पास ना वक्त की कमी है, ना उसके पास किसी उसकी कमी है, उसने तो सिर्फ कहना है कुन फयकुन और हो जाना है, लेकिन उसके लिए वो ये यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर लोगों के अंदर, और अपने आप को ह्यूमिलिटी। तो आप इंसान तो इस काबिल नहीं है, कल सुबह ना उठ सकें हम लोग,
अल्लाह ना चाहे हम रोज़ मरते हैं, हाफ डेथ होती है ना, बहुत दफ़ा बाहर हंगामे बाहर हो रहे होते हैं, आपको नींद भी नहीं खुलती है, कुछ पता भी नहीं लगता है, तो हाफ डेड ही होते हैं आप। और अगर अल्लाह ना चाहे तो सुबह आप नहीं उठे, और हर फैमिली में ये होता है कि रात सोए नहीं होते, और चाहे वो उम्र की कोई कैद नहीं है, यंग बच्चे जवान लोग ऐसे हो जाते हैं। ख्वाब बड़े देखें और अपनी पूरी मेहनत पूरी करें, और जो बेकार चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो फिर आप देखें कि वक्त में इतनी बरकत है, और वक्त में इतनी बरकत है, और सबसे ज़्यादा बरकत हमारी सारी प्लानिंग फजर के बाद होती थी, हमारी सारी मीटिंग्स फजर के बाद। उसमें 2 आसान होते थे, हम संडे के दिन घर पे घर वाले सोए हुए होते हैं, आप सारी मीटिंग करके आ जाए, आप फिर भी सो जाए, उनको पता भी नहीं लगेगा आप काम करके चले गए, सारा काम करके आ भी गए। ऐसे अब जाएंगे तो फिर पता लगेगा कि जी आप तो कोई घर को टाइम नहीं दे रहे। तो उस वक्त का फ़ायदा उठाए जिसमें बरकत है, ना कोई फ़ोन करता है आपको, ना कोई वो कर रहा होता है, और बस ये चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह, और लोग अच्छे चुनें और उनके साथ उनकी मेंटरिंग करें, और मेंटरिंग वही कुछ भी ना करें, जो करें, जो जैसे करना चाहिए वैसे करते रहें, आप करेंगे। आप सुबह जल्दी आएंगे तो आपका वो स्टाफ जल्दी आएगा, आप नहीं आएंगे तो वो नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए बस पार्टिंग एडवाइस में कि अगर लोग यानी इंडस के जो इतने सारे केसेस हुए हैं, और केस स्टडीज़ भी हार्वर्ड ने भी लिखी हैं, कोई आर्काइव है कहीं पे अगर कोई जाकर देखना चाहे यूट्यूब चैनल पे या कहीं और, या आप लोग इस पर कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि यानी कोई बुक हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि पूरा जर्नी क्या था? अभी ऐसी कोई है नहीं, लेकिन ये है कि ये यूट्यूब पे बहुत सारे वो भी हैं, वेबसाइट पे भी हमारी काफ़ी चीज़ें कर देती हैं, लेकिन इसमें हमारी कमी है, इसमें हम समझते हैं। और एक तो ये भी होता है कि मैं खुद लिखना नहीं चाहता, कि वो आदमी ये आ जाती है कि यार एक ज़ाती खुदनुमाई आदमी कर रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई और लिखेगा और उसको वो लिखे, और उसके ऊपर हम मतलब काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि कुछ इसको बुक आनी चाहिए, बननी चाहिए, और इस मकसद से नहीं कि हमको खुद नमाई के लिए, इसलिए कि लोग इससे तो अभी बहुत सारे लोगों के अंदर, देखिए एक इम्पैक्ट होता है ना कि आपने कर दिया। अब इसमें ये हो गया कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अब अपनी क्वालिटी को बढ़ाना होता है। बहुत सारे जो लोग जो जैसे आपने कहा था कि आप एक ऐसा अस्पताल बनाने, कल ही मुझे से कोई बात कर रहा था कि यार इतना ये करने के बाद अगर ये सोचते कि आप इसको थोड़ा सा वो कर लेते तो 3 हॉस्पिटल बन सकते थे इसके अंदर, तो लेकिन मैंने कहा मैं वहाँ अपना इलाज ना कराता, ठीक है। तो वो अब ये भी एक आर्गूमेंट है कि इससे 3 हो सकते हैं, लेकिन इससे जो फिर मैंने उसको काउंटर आर्गूमेंट ये दिया, मैंने कहा देखो इसकी वजह से जो दूसरे चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। मैंने एक बेंचमार्क, हम लोगों ने एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है, तो उसको वो करेंगे। और दूसरा बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि देखिए ये पहले जो लोग थे जिन्होंने कहा था ये नहीं चल सकेगा, 99.99% लोग यही थे, साल के अंदर वो वापस आए और उन्होंने आके कन्फेस किया कि आप ठीक थे, हम गलत थे। तो ये एक हॉस्पिटल ना भी बनता ना भी चलता, यहाँ किसी से आप पूछेंगे वो कहेंगे ये इंडस्ट्री चलता कैसे, वो कहता अल्लाह चलाता है। कोई ये नहीं कहेगा बारी चलाता है, वो कहे अल्लाह चलाता है, ये सब कहेंगे। तो मैंने कहा अल्लाह भी चले तो लोग अल्लाह अल्लाह तो कर रहे हैं। तो जनाब ये थे डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, और उम्मीद है कि आपने आज के इम्पैक्ट कास्ट से चीज़ों को सीखा होगा, और आप जिस भी एरिया में काम करते हैं उसमें एक्सीलेंस ड्रिवन के साथ काम करने के लिए कुछ चीज़ें आपको मिली होंगी। उम्मीद है आप उस पर अमल करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अमल करूँ इंशाल्लाह। बहुत जल्द किसी और मेहमान के साथ इम्पैक्ट कास्ट में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी केयर मिलती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका नाम है इंडस हॉस्पिटल। मेरे 2 एक्सपीरियंसेस हैं इंडस हॉस्पिटल के साथ जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। एक एक्सपीरियंस मेरी बेटी का है, पिछले साल ईद के दिन हमें नज़र आया कि उसका अंगूठा सूज रहा है, तो हम गए अपने हॉस्पिटल में, घर के करीब दिखाया, तो उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर जब एक्सरे करवाया तो पता चला उसके अंगूठे की हड्डी गल रही है। लोगों ने कहा कि आप जो है ना वो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाएं। तो हम गए, हमने आगा खान में दिखाया। उन्होंने जब एक्सरे देखा तो उन्होंने कहा ये एक इनकॉन्डोमा है, जो कि एक टाइप ऑफ कैंसर है,
और बच्ची की पिंडली से हड्डी निकलेगी और अंगूठे में लगेगी। और फिर हम लियाकत नेशनल गए तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट सर्जरी ना करवाएं, या पहले बायोप्सी करवा लें, बिकॉज ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब हमने बायोप्सी करवाई तो पता चला कि वो इन्फेक्शन है, ये वो या तो टीबी है या इन्फेक्शन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर नहीं। फिर हम एक और डॉक्टर को दिखा रहे थे जो इंडस हॉस्पिटल में भी होते हैं, तो उन्होंने कहा यार देखो तुम कंफ्यूज होते रहोगे, तुम इंडस हॉस्पिटल आओ। जब हम इंडस हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर समीना जुनेजो ने जब बच्ची को एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा मैं कोई दवा शुरू नहीं कर सकती जब तक मेरे पास तमाम डाटा ना हो। तो आप इसका एक MRI होगा जो इंडस हॉस्पिटल से ही बच्ची का हुआ, और उसमें पता चला कि इसको हड्डी में इन्फेक्शन है। फिर उन्होंने 3 महीने की एंटीबायोटिक दी, उससे वो क्योर नहीं हुआ, फिर और 3 महीने की एंटीबायोटिक दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची 100% जो है ना वो बेहतर हो गई। इस पूरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि इंडस हॉस्पिटल में कोई पेपर नहीं था, एक MR नंबर के ज़रिए ही सारा डाटा था। हम भूल जाते थे लेकिन डॉक्टर के पास सारा रिकॉर्ड होता था। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, और ये सिर्फ ज़कात की मद में नहीं था, बल्कि आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो भी वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। आपके पास अकाउंट नंबर है, आप जितने डिपॉजिट करना चाहें आप उनको डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे ना मांगेंगे ना पूछेंगे। और इसके अलावा जो प्रिकॉशंस थी इंडस हॉस्पिटल में, इवन इस 3 साल की बच्ची को भी बेहोश करने से पहले उसका फिटनेस टेस्ट हुआ, जो कि दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं हुआ था। यानी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो किए। इवन अभी भी उन्होंने हमें प्रॉपर रिलीज़ नहीं किया, उन्होंने हमें कहा कि भाई अब आप 3 महीने बाद फॉलोअप्स करवाते रहें, और कभी भी इमरजेंसी हो तो आप डायरेक्टली लेकर आ सकते हैं। और जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो मेरे वालिदैन का था, दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मेरे वालिद का 2010 में बाईपास हुआ था, लेकिन उसके बाद 2016-17 में उनको दोबारा दिल की तकलीफ़ हुई, और वालदा को भी दिल का मर्ज़ था। तो तब भी किसी ने मशवरा दिया कि आप इंडस हॉस्पिटल दिखाएं। अब पीर के दिन इनका जब चेकअप हुआ तो इनको कहा कि भाई आपकी हालत दोनों की ज़्यादा ख़राब है। तो वालदा को उसी हफ्ते बुध का दिन दिया गया एंजियोप्लास्टी के लिए, और वालिद को जुम्मे का दिन दिया गया। और मेरी वालदा बुध के दिन नहीं गई कि पहले वालिद की एंजियोप्लास्टी हो। तो इंडस हॉस्पिटल से कॉल आई कि भाई आपकी तो आज एंजियोप्लास्टी है, आप क्यों नहीं आई, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। जब उन्होंने रीज़न बताया तो उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड की एंजियोप्लास्टी के बाद फिर ज़रूर आइएगा। फिर जुम्मे को वालिद साहब की एंजियोप्लास्टी हुई, और वो मेरा पहला विज़िट था इंडस हॉस्पिटल का। जब मैं गया तो मैंने देखा कि भाई जगह जगह जो है ना वो बोर्ड्स लगे हुए हैं कि भाई कोई आपसे पैसे मांगे तो आप इस नंबर पे कंप्लेन करें। देयर वाज नो कैश काउंटर, और हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे थी। इवन जो इनकी बिल्डिंग भी है वो सिंगापुरियन डिज़ाइनर्स ने जो है ना वो डिज़ाइन की है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मेरा ये एक्सपीरियंस था, हमें बाज़ औक़ात लगता है कि महंगे अस्पतालों में ही अच्छा इलाज होता है और फ्री हॉस्पिटल्स में फॉर ग्रांटेड लिया जाता है मरीज़ों को। तो इंडस हॉस्पिटल इज़ नॉट लाइक दैट, और बहुत ही डिफरेंट है। और उसके बाद से मैंने भी ये इरादा किया और कोशिश करता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत डोनेशंस हों वो इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाएँ। तो मैं इस रमज़ान आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो भी डोनेशंस करते हैं इस हॉस्पिटल में आप डोनेट कर सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस रमज़ान अपने डोनेशंस में इंडस हॉस्पिटल को ज़रूर शामिल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।